हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सब? आपको कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम और वीडियोस बनाओ हमारी तैयारी के लिए, और आपको वेट होगी कि मेरा और वीडियो आएगा और आप लोगों की क्वेश्चंस में मदद करेगा, आपकी स्टडी में हेल्प होगी। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोग मेरी जो वीडियोस मैंने पहले भेजे हैं आप लोग उनको देख के अपनी तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो उसी में आप हेल्प करने के लिए आपकी मैंने और वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी ज़रूरत को देखते हुए ये क्वेश्चंस नोट किए हैं बुक में से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और आप मेरे साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और मैं आपको समझाऊंगी। आपके सामने ये क्वेश्चंस रिपीट करूंगी और आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। ध्यान से सुनिए ताकि आपकी कुछ हिस्सा जो है वो तैयारी हो जाए और आपके दहन में ये सभी क्वेश्चंस बैठ जाएं और आपको आसानी हो। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। बच्चे के विकास की अवस्थाएं। स्टूडेंट्स, विकास की अवस्थाएं हमने नहीं की थी और वो अवस्थाएं भी आज हम कर लेंगे। अवस्थाएं क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इंसान जो होता है उसके जीवन की अवस्थाएं, उसके जीवन का जो हिस्सा होता है वो शरीर होता है, और शरीर की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं को लेकर इंसान जो है अपने शरीर में विकास पाता है। तो स्टूडेंट्स, पहली अवस्था है बाल अवस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था होती है, और आगे जो होती है वो वयस्क अवस्था होती है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहली अवस्था से। बाल अवस्था जो है हमारे सामने, तो चलिए हम देख लेते हैं। बाल विकास में विभिन्न अवस्थाओं की संकल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि विकास जो है वो नियमित व क्रमानुसार होते हैं तथा संबंधी होने के साथ साथ ये कुछ क्रांतिक व संकटकालीन परिस्थितियों में से गुजरते हैं। संकटकालीन परिस्थितियाँ मुश्किलों से गुजरते हैं और विकास की प्रत्येक पर अवस्था आने वाली अवस्था की जन्मदात्री होती है। किसी एक अवस्था के दौरान अवयव संस्थान की वह संख्या संख्या जो होती है विकसित होती है जो आगे आने वाली अवस्था के लिए ज़रूरी होती है। जब तक बच्चे जो है एक उचित अवस्था तक नहीं पहुंचते, उनका जो प्रशिक्षण होता है वो अप्रभावी रहता है। इस दौरान कुछ संकटकालीन या नाजुक स्थितियां जो होती हैं वो आती हैं। जब समुचित जो उद्दीपन होता है वो बनना जो है आवश्यक हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे वाली अवस्था जो है वो आने से पहले जो अवस्था चल रही होती है उसका पूरा होना ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो जब जो पहली अवस्था है वो पूरी नहीं होती तो आगे आने वाली अवस्था के लिए बच्चा तैयार नहीं होता है। तो पहली अवस्था जब पूरी होगी तब ही जो इंसान है दूसरी अवस्था में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। गुणात्मक रूप से अलग अलग अवस्थाओं का सोपानों की धारणा के विपरीत अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मदद की और क्रमिक विकास की जो संकल्पना है उस पर जोर दिया है। उनका कहना है कि बच्चा धीरे धीरे लंबा होता है, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करता है और इस प्रकार वह और कुछ कुछ शब्द जो हैं उनके मुंह से निकलते हैं, और जो धीरे धीरे बच्चा जो बोलता है वो जो शब्द होते हैं वो लंबे होते जाते हैं और वो एक वाक्य का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि उनके जिसे हम उनका भाषाई विकास कह सकते हैं। और एक जो अवस्था है उसमें काफ़ी सारे विकास जो होते हैं बच्चे के होते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, ये हमसे कहा है कि और इस प्रकार वह अत्यधिक आत्मविश्वासी हो जाता है और वो जो विकास होते हैं उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। जैसे जैसे आपका जीवन है, जैसे आपने अपना जीवन देखा है, वैसे ही वो सब जो आपके चरित्र हैं, आपके जो अवस्थाएं हैं, वो सारा जो आपके साथ हुआ है
वो सभी पंक्तियाँ लिख के यहाँ पे बयान की गई हैं। कुछ भी इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, आपको लिखने में आसानी होगी। जो जो आपके साथ होता है वही सब कुछ इस सारे क्वेश्चन में लिखा होता है। और चलिए आगे देख लेते हैं। शौशवावस्था। शौशवावस्था मतलब शिशु अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शौशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण पालनकर्ता पर निर्भर होता है और जन्मोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। तो यहाँ पे हमें पता है स्टूडेंट, जो शिशु होता है, शिशु की अवस्था होती है और उस अवस्था में उसका विकास ज़्यादा धीमी गति नहीं कह सकते हैं हम, ज़्यादा तेज़ गति से होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उस समय शिशु होता है जो, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, वो आराम से अपना जो भोजन है वो ग्रहण करता है, तो उसमें उसके दिमाग पर भी कुछ भी असर नहीं होता है। तो निश्चिंत होने के कारण जो शिशु है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। बालिका की कुशलताएं और योग्यताएं कई गुना बढ़ती हैं। शौशवावस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको व्यक्त करने योग्य हो जाती हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो बालिका होती है वो बालक के तुलना में उसका जो विकास होता है तेज़ी गति से होता है। जो बालिकाएं होती हैं तेज़ी गति से बढ़ती हैं, कोई भी विकास है उनका, बालक जो होते हैं उनके तुलना में उनका जो विकास होता है ज़्यादा गति से होता है और पहले होता है। तो आगे है स्टूडेंट्स। समय खा सकती हैं और परिवार के सदस्यों व समय को पहचानने लगती हैं और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाती हैं। तो आगे दूसरी अवस्था है स्टूडेंट्स हमारे साथ, बाल्यावस्था। पहले जो हमने पढ़ी है वो क्या थी? शौशवावस्था थी, और ये जो दूसरी है ये बाल्यावस्था है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये अवस्था 2 साल से प्रारंभ हो 10 या 12 साल तक की होती है। यदि आपको पूछा भी जाए तो बाल्यावस्था का जो काल है वो बताइए, तो ये काल क्या होगा स्टूडेंट्स? 10 या 12 साल। बाल्यावस्था का काल जो होता है 10 या 12 साल होता है। बालिकाओं में यह अवस्था 10 वर्ष तथा बालकों में यह 12 वर्ष तक ही होती है। इस अवस्था में विकास शौशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता। बाल्यावस्था में बालिका शौशवावस्था दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी निपुणता बढ़ाती है। जो बालक के तुलना में जो बालिका के गुण होते हैं, कौशल या कुशलताएं होती हैं, वो अपनी जो है निपुणता उनमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और नए कौशल भी सीखती है, नए गुण भी उसमें जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। यही समय है कि जब समन्वय सुधारक है और सुधरता है। तो बाल्यावस्था के दौरान बालिका व्यवहार के 2 ढंग भी सीखती है जो समाज में मान्य हैं। तो जो दिमाग बालिकाओं का होता है बालकों की तुलना में ज़्यादा चलता है। बालिका परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से मिलती है और उनसे लगाव बढ़ाती है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है उसमें सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती हैं। उसे यह एहसास होता है कि वह बहुत कुछ कर सकती है। बाल्यावस्था 2 अवस्थाओं में विभाजित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था और 1 से 2 वर्ष तक और 2 से 6 वर्ष तक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था है। और आगे बाल्यावस्था स्टूडेंट्स कब से शुरू हो जाती है? 3 से 6 वर्ष तक बाल्यावस्था शुरू हो जाती है और हम इसे 2 से 6 वर्ष भी कह सकते हैं। तो चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष तथा मध्य बाल्यावस्था होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य बाल्यावस्था स्टूडेंट्स, जो बाल्यावस्था होती है उसके आगे मध्य बाल्यावस्था। तो चलिए आगे किशोर अवस्था। हमारी तीसरी अवस्था कौन सी है स्टूडेंट्स? किशोर अवस्था। एक औसत बच्चे के जीवन में 12 से 18 वर्ष की आयु की सीमा जो होती है वो किशोर अवस्था की सीमा होती है। जो एक औसत बच्चे की जीवन से 12 से 18 वर्ष की आयु सीमा को किशोर अवस्था की संज्ञा दी जाती है।
किशोरावस्था के दौरान इंसान के शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। वे खुद को हर चीज़ में एकदम अनोखा पाते हैं और कोई भी चीज़ जो है व्यक्त करने का उनका अंदाज अब एकदम अलग होने लगता है। वे अब बच्चों जैसा व्यवहार बंद कर देते हैं और एक नए अंदाज में जीने लगते हैं। तो किशोरावस्था में स्टूडेंट्स, जब बच्चा यौवन की तरफ बढ़ता है और उसमें बदलाव काफ़ी तेज़ी से हो जाते हैं और अपने आप को एक नया जो विकास होता है उसमें वो बदलते हुए अपने आप को देखता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वे अब बच्चे जैसा व्यवहार बंद कर देते हैं और एक नए अंदाज में जीने लगते हैं। इस अवधि में शारीरिक एवं मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं। बच्चों जैसा व्यवहार बंद कर देते हैं और जो बड़ों जैसे बातें हैं वो सीखने लगते हैं। जाहिर है कि शारीरिक जो परिवर्तन है उनके साथ साथ मानसिक परिवर्तन होना यहाँ पे जो है वो ज़रूरी है और यकीनन भी है। तो चलिए आगे। लड़कों और लड़कियों में यौवन प्रारंभ विलंब से होता है। 13 से 16 वर्ष की आयु में लड़के हर रूप से परिपक्व हो जाते हैं। लगभग 50% लड़के 14 और 15 वर्ष की आयु के बीच परिपक्व हो जाते हैं। लड़कियां प्राय लड़कों की आयु से 1 वर्ष की आयु एवं उससे पूर्व परिपक्व हो जाती हैं, उससे पहले परिपक्व हो जाती। 1 साल पहले जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले 1 साल पहले परिपक्व हो जाती हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वयस्कता। वयस्कता क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा अगला जो पॉइंट है वयस्कता। वयस्क होता है इंसान जो बड़े होते हैं, उनको मानक या वयस्क कहा जाता है। जो शौशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पूरी कर चुके होते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? वयस्क का रूप धारण कर लेते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं। और बड़े जो अपनी घर गृहस्थी संभालते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हम वयस्क बोलते हैं या उन्हें मानक कहा जाता है। तो चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। 18 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति वयस्क कहलाता है और एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक समर्थ और दूसरा वैवाहिक जीवन प्रारंभ हो सकता है। परंतु एक और तो परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से जो है आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों के जो वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है। तो जो लोग गरीब होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो गरीबी के कारण उनकी जो शादियां हैं वो पहले हो जाती हैं। और जो बड़े होते हैं स्टूडेंट्स, बड़े घरों वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और वो बच्चों को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि 24-25 वर्ष की आयु में उनकी शादी होती है और जो दूसरे परिवार होते हैं उनमें 19 या 19, 20, 21, 22 वर्ष की तक उनकी शादी हो जाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। और वे वयस्क व्यवसाय में जुट जाते हैं। वयस्का की सामाजिक और कानूनी भाषा भी है। उदाहरण, एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी हो जाता है स्टूडेंट्स। जो एक भारतीय नागरिक है 18 वर्ष की आयु में मताधिकारी हो जाता है। मताधिकारी मतलब वोट पाने का अधिकार पा लेता है, वो मतदान करने का अधिकार पा लेता है 18 वर्ष की आयु में। यहाँ पे हमें ये बताया गया है। कानूनी तौर से लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमांश 21 व 18 वर्ष है। तथापि वयस्कता विशिष्ट रूप से या तो व्यवसाय की तैयारी में संबंध रखते हैं और वयस्क अवस्था तक शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी अवस्थाएं थी, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, बहुत आसान है। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारा पालन पोषण के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? जो इंसान का पालन पोषण है वो कैसे होता है और तरीके कौन कौन से हैं? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। बच्चों का पालन पोषण करते समय बच्चों के लिए माता पिता का व्यवहार, अनुशासन के विभिन्न तरीके इत्यादि प्रमुख हैं।
परंतु पोषण के उन सभी तरीकों का वर्णन निम्नलिखित है जो माता पिता द्वारा बच्चों को अनुशासित करने के लिए अपनाए जाते हैं। जब बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं जो माता पिता स्वीकार नहीं करते तो बच्चे सहज रूप से ऐसे व्यवहार पर प्रतिबिंब लगाते हैं। अधिकतर माता पिता निम्नलिखित दो तरीकों में से एक को अपनाएंगे। वे बच्चे को उसकी क्रिया के परिणाम बता सकते हैं, उसको तर्कपूर्ण तरीके से समझा सकते हैं। तर्कपूर्ण मतलब उसे डिटेल देना या उसे कोई जैसे हम कह सकते हैं कि उसे ज्ञान देना किसी भी चीज़ का समझाने के लिए। तो चलिए, और उसकी जो जिम्मेदारी तथा दूसरे के प्रति संवेदनशीलता का एहसास दिला सकते हैं, और ताकि वह यही काम दोबारा ना करें। उन्हें उसके लिए प्रेरित करना, सही काम करने के लिए उसे बच्चे को प्रेरित करना। कई बार माता पिता बच्चों को अनुशासित करते हुए कहते हैं कि चिंकू को मत मारो, उसे चोट लग जाएगी। अगर तुम अपने खिलौने नहीं उठाओगे तो मुझे बाद में उठाने पड़ेंगे। इस तरह का जो बर्ताव है वो बच्चों का ध्यान दूसरों की भावनाओं और अभिप्रेरकों की ओर केंद्रित करते हैं। यह उनको अपने व्यवहारों को परिवर्तन और परखने को प्रोत्साहित करते हैं और उनको व्यवहार संबंधी नियमों और कारणों का बोध कराने में मदद करते हैं। ये लोग अनुशासन के मामले में दृढ़ होते हैं, किंतु बच्चों के प्रति फिर भी वो स्नेहपूर्ण और धैर्यपूर्ण होते हैं। वे बच्चों को अपमानित किए बिना और उनका मजाक उड़ाए बिना समझाते हैं कि उनका एक निश्चित व्यवहार या कार्यक्रम क्यों सही नहीं है। वे बच्चे के व्यवहार की जो है वो आलोचना करते हैं, परंतु उसको ये कहने की बजाय तुम एक गंदी लड़की हो, वे कहते हैं तुमने जो किया वह गलत था। अनुशासित करने का यह तरीका स्नेह केंद्रित अनुशासन तरीका कहलाता है और बच्चों के समाजीकरण में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आसान सी बातें थी जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी हैं। आम होने वाली बातें जो हैं मैंने पढ़ के आपको बताई हैं, और इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था जो आपको समझाने की ज़रूरत थी। आप खुद याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ माता पिता बच्चों के साथ सख्त व्यवहार या आदेशों का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे को किसी कार्य से रोकने के लिए कहते हैं, ऐसा मत करो, मैं कहता हूँ कि यह काम एकदम बंद कर दो। और वे बच्चे को ऐसे कार्य करने से रोकते हैं और कार्य रोकने का कोई कारण नहीं देते। तो यहाँ पे ऐसे माता पिता क्रूर होते हैं स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को बेवजह डांटना, उनके बारे में बताया गया है। इस स्थिति में माता पिता बच्चों को अनुशासित करने के लिए अपने प्राधिकार और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और तर्कपूर्ण तरीका नहीं अपनाते हैं। वे बच्चों को डरा धमका भी सकते हैं और उनसे उनके विशेष अधिकार छीन सकते हैं। अगर तुम यह कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाग में जाने से मना करूंगी और जाने नहीं दूंगी। वे शारीरिक दंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे आदेशों को बेबुनियादी और स्वेच्छाधिकारी मानते हैं। बेबुनियादी इसलिए क्योंकि ये उन्हें वह करने से रोकते हैं जो वे करना चाहते हैं। जब इस तरह के अनुशासन के तरीकों का पालनकर्ता प्राय इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे यह नहीं समझ पाते कि उन्हें आज्ञा का पालन क्यों नहीं करना चाहिए, और अंत वे इन्हें न तो सीखते हैं और न ही नियमों का अपनाते हैं। जब स्टूडेंट्स बच्चों को डांटा जाएगा, बेवजह बच्चों को डांटना शुरू कर दिया जाएगा, तो बच्चों का जो माइंड लेवल होता है ना वो ख़राब हो जाता है। बच्चे वहाँ पे डिस्टर्बनेस महसूस करने लगते हैं और उनका जो पालन पोषण है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और बच्चों की इच्छाएं भी यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती हैं। तो जब बच्चे की इच्छा पूरी नहीं होगी
तो वो बच्चा खुश नहीं हो पाएगा और वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो गुस्सा करते हैं और क्रोधित रहते हैं, क्रोधित होने लगते हैं। माँ बाप के साथ साथ बच्चों में भी क्रोध पैदा हो जाता है और वो अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न बच्चों की स्व मान्यता को भी निम्न बना देते हैं। यह तरीका शक्ति केंद्रित अनुशासित करने का तरीका कहलाता है। माता पिता का व्यक्तित्व और अनुशासन के तरीके। माता पिता अनुभवी, समझदार और अंत समायोजित होते हैं। वे अपने बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील और परिपोषित होते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट है, ये कौन से माता पिता के बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है, उनके व्यक्तित्व और अनुशासन के तरीकों के बारे में यहाँ पे हमारे पास साथ बातचीत की गई है। उनका व्यक्तित्व कैसा है होता है और उनका जो अनुशासन है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है माता पिता अनुभवी, समझदार और भली भांति समायोजित होते हैं। वे अपने बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील और परिपोषित होते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों में संवेगात्मक सुरक्षा, स्वाधीनता, सामाजिक सक्षमता और बौद्धिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है स्टूडेंट्स, ऐसे जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों में संवेगात्मक, जैसे दूसरों के साथ मेल मिलाप वाले, सुरक्षा, स्वाधीनता, अपनी सुरक्षा को समझने वाले, सामाजिक सक्षमता और समाज में विचरने की जो उनमें क्षमता होती है, उनमें ताकत होती है, और बौद्धिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करने वाले और जो बुद्धि है उसको यूज़ करने वाले और उसको बढ़ावा देने वाले होते हैं। ऐसे बच्चों को वह बच्चों में जो विकास हैं वो भर देते हैं। तो आगे चलते हैं। जिन माता पिताओं को अपने ऊपर भरोसा होता है, उनकी दूसरे लोगों के प्रति विश्वसनीय मनोवृत्ति होती है और वे मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी होता है उसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। उनके अपने बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध होते हैं और अपने बच्चों के प्रति उनका व्यवहार सहयोगपूर्ण होता है। बहुत सिंपल सी लाइनें हैं जो मैंने बोली हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। तो आगे चलते हैं। जो माताएं अक्सर उदास रहती हैं वे बच्चों के लिए विद्रोहपूर्ण, अस्वीकार्य तथा अव्यवस्थित वातावरण प्रदान करती हैं। जो बच्चे खुद ही उदास रहती हैं स्टूडेंट्स, वो न तो उनका वातावरण को सुरक्षित कर पाती हैं और ना उन्हें कुछ भी कंट्रोल में रखने का कुछ भी सिखा सकती हैं, कोई भी गुण उत्पन्न नहीं कर सकती हैं जो माताएं खुद उदास रहती हैं। तो आगे चलते हैं। जिसका बच्चों के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी माता पिता कभी न कभी दंड का प्रयोग करते हैं। वे बच्चों को कई प्रकार से जो दंड है वो देते हैं। कौन कौन से प्रकार से दंडित करते हैं वो बच्चों को, जैसे पहला पॉइंट है शारीरिक दंड देना, थप्पड़ मारना या उन्हें पीटना। दूसरा है मौखिक रूप में दंड देना, डांटना या गाली गलौज देना। और तीसरा जो है वस्तुओं को ना देकर दंड देना, जैसे खाने पीने की चीज़ें ना देनी, कपड़े ना देने, खिलौने ना देने, जो बच्चे मांगते हैं उनको देने से इनकार करना, हर चीज़ से उन्हें इनकार करते रहना। और चौथा पॉइंट है अपने स्नेह से बच्चों को वंचित रखकर दंड देना, जैसे अकेले छोड़ देना, उनकी अपेक्षा ना करना, उनकी मतलब है उनका कि उनकी कुछ भी देखभाल ना करना, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराना। जैसे दूसरा बच्चा है वो रो पड़ा तो उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना, या फिर बाहर किसी ने कुछ कह दिया, गलती उनकी हो तो बच्चों में ही हर बात पे गलती निकालते रहना। ऐसी बातें जो ऐसे माता पिता हैं वो अक्सर करते हैं, जिससे बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो बिगड़ जाता है। तो बच्चे क्रूर बन जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। अगर हर बार बच्चों के व्यवहार के प्रति स्थायी दंड का प्रयोग किया जाता है तो इसे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब माता पिता उन्हें दंड की वजह नहीं समझाते, नकारात्मक स्टूडेंट्स जैसे नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। और बिना कारण समझाए, बिना उन्हें डांटते रहना, उन्हें बिना समझाए पीटना, तो यहाँ पे जाहिर है कि यही सब बातें होनी यहाँ पे जाहिर हैं।
तो उनमें से एक तो यह कि बच्चे नियमों को आत्मसात करने में असफल रहते हैं, वो नियमों को नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे बच्चों को हर बात पे दंडित किया जाना, वो नियमों से भी भटक जाते हैं, वो उन्हें नहीं समझ पाते हैं। उनमें से एक तो यह कि बच्चे नियमों को आत्मसात करने से असफल रहते हैं। अत्यधिक बच्चे में यह भावना पैदा कर सकता है कि वह कभी भी कुछ ठीक नहीं करता, जिससे उसकी स्वयं मान्यता न्यूनतम हो सकती है। यह भावना बच्चे में शर्म, शक और अपराध भावना उत्पन्न कर सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे कैसे बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया कि शर्म, शक और अपराध भावना उत्पन्न करती हैं। किसी पे ऐसे ही शक करना और कोई भी अपराध करना, कोई भी अपराध करने से डरना नहीं, या फिर स्कूल में भी जैसे टीचर उसको पीटते हैं, कोई दंड देते हैं, वो परवाह ही नहीं करते हैं। वो बच्चे मारते हैं, टीचर तो मारते ही जाते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं वो उनकी परवाह नहीं करते हैं, टीचर क्या कहना नहीं मानते हैं, और वो पढ़ाई में भी बिल्कुल नालायक हो जाते हैं। वो बच्चे ढीठ हो जाते हैं हर बात से, ऐसे हो जाते हैं बच्चे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब माता पिता स्थायी रूप से शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं तो दंड के नकारात्मक परिणाम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों की पिटाई करने का एक और अवांछनीय तथा लंबे समय तक असर करने वाला परिणाम यह है कि बच्चे आक्रामक व्यवहार अपनाने लगते हैं। और कई बार तो कई शोध अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है कि एक अध्ययन से शालापूर्व बच्चों को माता पिता और बच्चों के बीच झगड़े की वीडियो दिखाई गई है, और उनसे पूछा गया है कि यदि माता पिता के स्थान पर वे होते तो वे क्या करते। जवाब में बच्चों ने अनुशासन के उन तरीकों के बारे में बताया कि जो उनके माता पिता उनके साथ प्रयुक्त करते हैं। यह कहा जाता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया है कि बच्चों के साथ, वो कहते हैं कि बच्चों के साथ और माता पिता के साथ उन्होंने बातचीत की, और जो बच्चे हैं उन्होंने उनके विचार क्या हैं उन्होंने यहाँ पे ये बताए हैं। कहते हैं कि ये कहा जा सकता है कि जो माता पिता बच्चों के साथ अत्यधिक कष्टदायक दंड देने के तरीके प्रयुक्त करते हैं, वे बिना जाने अपने बच्चों को भी वही दंड का बाद में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो बच्चे, स्टूडेंट्स, ये तो पक्की बात है ना कि जैसे वो बच्चों को दंड देते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं कि वो आगे जाके उन्होंने दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना है। तो स्टूडेंट्स जैसी कहते हैं कि जैसी रहन सहन वैसा ही बच्चे सीखते हैं। उसी हिसाब से यहाँ से जैसे बच्चे बिहेवियर जैसा सीखेंगे, बाद में भी वही बिहेवियर बच्चे अपनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो और यह भी संभव है कि जो माता पिता शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, उनके माता पिता ने भी उनको उसी तरीके से अनुशासित किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को काबू में रखने लाने के लिए दंड के अलावा और कोई तरीका नहीं होता, और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर दंड पर का प्रयोग करते हैं तो यह बच्चों के व्यक्तित्व और हानि पहुंचाए बिना उनके स्व नियंत्रण को बढ़ावा देता है। तो सही बात है स्टूडेंट्स कि कई बार दंड तब दिया जाता है जो बच्चे गलत काम करते हैं, उन्हें वहाँ से रोकना और उन्हें समझाने के लिए दंड दिया जाता है। तो वहाँ पे बच्चे जो हैं उसको नियंत्रण बढ़ावा देते हैं ताकि वो आगे से वो काम दोबारा से ना करें। तो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, माता पिता शाला पूर्व बच्चों में आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। शाला पूर्व बच्चों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। स्टूडेंट्स शाला पूर्व बच्चे, जैसे शैशवावस्था से बड़े जो बच्चे जो होते हैं, उनके लिए आत्मनिर्भरता, जैसे अपने आप पर निर्भर रह के कोई काम करना, अपने आप पर रहकर निर्भर रहकर बच्चे कैसे काम करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, कौन सी बातें हैं वो, चलिए देखते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों में स्वतंत्र व्यवहार को निम्नलिखित तरीकों से प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के समय कार्य करने की इच्छा को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके आत्मविश्वास को विकसित करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि बच्चों को खुद से काम करने देना चाहिए
और इसी से वो अपने आप पर विश्वास करेंगे और आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे। तो दूसरा पॉइंट है, एक शालापुर बच्चा 13 से 36 माह की आयु वर्ग के बच्चे की अपेक्षा अपने माता पिता पर कम आश्रित होता है। तो 13 से 36 माह की आयु वर्ग के बच्चे की अपेक्षा अपने माता पिता पर कम आश्रित होता है, निर्भर होता है। जैसे जैसे वह मध्य बाल्य अवस्था और किशोरावस्था में पहुँचेगा, वह और अधिक स्वाधीन हो जाएगा, अपने आप पर निर्भर हो जाएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, बाल्यकाल के वर्षों में और इसके पश्चात वयस्क अवस्था में बालिका कितनी स्वाधीन होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता ने उनकी प्रारंभिक आश्रित व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाई थी। माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हैं और साथ ही उन्हें खतरों और विफलताओं से निपटने से तैयार भी करते हैं। विफलताएं स्टूडेंट्स मतलब कि मुश्किलें जो होती हैं, कठिनाइयाँ, उनसे निपटना। पालन पोषण की मुख्य चुनौती है बच्चों के प्रति अधिक और बहुत कम सुरक्षात्मक व्यवहार के बीच सही नियंत्रण कायम कर पाना। बच्चों का प्राक्षित व्यवहार निम्न 2 रूप लेता है। कौन कौन से 2 रूप हैं, चलिए देखते हैं। पहला स्टूडेंट्स है स्नेह पाने की चेष्टा। ये यहाँ पे मैंने मदद लिखा था स्टूडेंट्स, लेकिन मदद नहीं है। पहला पॉइंट हमारे पास है मदद को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको स्नेह को यहाँ पे पॉजिटिव रूप में लेना है, स्नेह पाने की चेष्टा। तो इसे देख लेते हैं। स्नेह पाने की चेष्टा, स्नेह क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे किसी बच्चे के साथ हमदर्दी से पेश आना, किसी बच्चे को अपने साथ वॉल्व करना और उसके साथ सहानुभूति दिखाना, तो उसे कहते हैं स्नेह। बच्चे प्यार और स्नेह चाहते हैं। जब उनकी प्रशंसा की जाती है और उनकी ओर ध्यान दिया जाता है तो वे स्नेह महसूस करते हैं और माता पिता से स्नेह पाने की चेष्टा करते हैं। बच्चे स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं और जैसे दूसरों के सामने हम उनकी सराहना करेंगे, वैसे वैसे बच्चे खुशी महसूस करेंगे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मदद पाने की चेष्टा, मदद, बच्चों में किसी के से हेल्प पाने की चेष्टा। जब बच्चों के लिए कोई कार्य मुश्किल होता है तो या तो वे उन्हें कर पाने में असफल रहते हैं और वे मदद मांगते हैं। उनको उनके कार्य में मदद देने के साथ साथ वयस्कों द्वारा मदद बच्चों को यह आश्वासन देती है कि वह उनको चाहते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। और यदि बच्चों को जो वो मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, वो मिलेगी तो उनमें ये धैर्य बनेगा कि जो उनके माता पिता हैं, वयस्क हैं, वो उन्हें चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अच्छे काम करें, तो ही वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये करनी भी चाहिए यदि बच्चों को अच्छे मार्ग पर हमें लेके जाना है। तो आगे है स्टूडेंट्स, शाला पूर्व बच्चों के प्राक्षित व्यवहार के प्रति माता पिता को स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चे प्राक्षित जैसे मेहनत करना, जो बच्चे मेहनत वाला व्यवहार करते हैं उनके प्रति जो पेरेंट्स हैं उन्हें पॉजिटिव रूप से उनके साथ पेश आना चाहिए। जब माता पिता बच्चों के प्राक्षित व्यवहारों को दंड देने की बजाय उनके प्रति सकारात्मक अनुक्रिया दिखाते हैं तो बड़े होने पर बच्चे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और ऐसे बच्चे बड़े होकर संवेगात्मक रूप से सुरक्षित बनते हैं। तो बहुत आसान सवाल हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आज आपको दिखाए हैं। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, खेल क्रियाओं को आयोजित करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? खेल क्रियाओं को आयोजित करने के लिए कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है? या फिर क्रैश में 13 से 36 माह के बच्चे के लिए खेल क्रियाओं का आयोजित करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। तो क्रैच होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे उस क्रैच में बाल केंद्र में 13 से 36 माह के बच्चे जो होते हैं उनके लिए खेल क्रियाएं
जब हमें आयोजित करनी है तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चों को इस क्रिया द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं, अर्थात हमारी क्रिया का लक्ष्य क्या है। तो पहले तो हम जो सिखाना चाहते हैं उसका लक्ष्य पता होना चाहिए हमें, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे इनकी जो सिखाना चाहते हैं उनमें इनका कैसे इनकी हेल्प करेंगे, ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से खेल सीखेंगे, अर्थात हमारे द्वारा जो आयोजित की जाने वाली क्रिया है वो विषय वस्तु क्या होगी। हाँ, जो विषय वस्तु है उसका विषय क्या होगा, और हमें जो आयोजित उसकी आयोजना करनी है वो कैसे करनी है। तीसरा पॉइंट है, इस क्रिया का कार्यान्वित करने के लिए हम कैसी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। चौथा पॉइंट है, हम ये कैसे जान पाएंगे कि बच्चे ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं, अर्थात हमें क्रिया के लाभ का मूल्यांकन कैसे करेंगे। हाँ, ये भी है स्टूडेंट्स की जब हमें पता होना चाहिए, कैसे पता करेंगे हम कि बच्चे ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो हमने सिखाया, हमने वो खेल क्रिया सिखाई है उसने सीख ली है या नहीं सीख ली है। तो उसका जो क्रिया का लाभ है उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, हमें पता होना चाहिए। किसी क्रिया के लक्ष्य उदाहरण के लिए हो सकती है बच्चे कुछ जानवरों से परिचित हो जाएंगे, या इस क्रिया के बाद बच्चे ज्ञान जान पाएंगे कि तोता और कबूतर किन पहलुओं के आधार पर भिन्न कहलाते हैं, और बच्चों को कार्य बनाने में माना जाएगा कि इस कविता द्वारा बच्चों को मज़ा आएगा, या इस कविता द्वारा बच्चे जैसे बोर हो सकते हैं, बच्चे बोर संबंधी क्रियाएं समझने लगेंगे। उनको हमारे जो खेल है हम करते हैं, सिखाते हैं स्टूडेंट्स, उनमें मज़ा भी आ रहा है या बच्चे बोर हो रहे हैं। यदि मज़ा आ रहा है तो बच्चे सीखेंगे और यदि वो बोर हो रहे हैं तो वो नहीं सीखेंगे। और देखिए, जानकारी मिलेगी या बच्चे खुद रेत में मिलकर खेलेंगे। लक्ष्य से तात्पर्य है विशिष्ट क्रिया को करने के लिए बच्चे नाम जानेंगे, पहचानेंगे, बनाने में और हल निकालने और चुनने में, तुलना करने और समझाने में कुशल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, या फिर बच्चे बोर हो रहे हैं और यदि नहीं बच्चे समझने लगे हैं तो वो हर बात को पहचानेंगे और उसे बनाना सीखेंगे। जो भी खेल क्रिया वे बना रहे हैं उसे हल करना सीखेंगे, और उसे समझने में भी उनको जो उनके गुण हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। क्रिया की विषय वस्तु चुनने को पहले जिन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है वे इस प्रकार हैं। जो क्रिया का विषय वस्तु है उसे कैसे चुनना है और कौन सी बातें हैं। पहली बात है, बच्चे उस विषय के बारे में क्या जानते हैं, और अन्य शब्दों में हमें बच्चों की जानकारी के वर्तमान स्तर के बारे में पता लगाना होगा, ताकि हम अपनी क्रिया की उसी के आधार पर विकसित कर सकें। दूसरा है, क्या बच्चे बाद में इसे आसानी से और भली भांति ग्रहण कर पाएंगे। जो क्रिया हम चुनते हैं उसमें बच्चों को सोचने का अवसर दें। उस क्रिया को बच्चों को अपने पिछले अनुभवों और भविष्य में होने से पहले अनुभवों से संबंध कर पाएंगे। बच्चों को चुनौतीपूर्ण क्रियाओं को आजमाने दें, परंतु ये क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे कर पाएं। बच्चों के लिए करने वाली क्रियाएं आसान होनी चाहिए, जो वो आसानी से कर पाएं। क्रिया उसकी रुचि के अनुसार हो और उसके जीवन के अनुभवों से जुड़ी होनी चाहिए। तो चलिए आगे है क्रिया का मूल्यांकन। क्रिया की समाप्ति के बाद उस क्रिया के दूसरे जो चर्चा के लिए हमने क्रिया पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो क्रिया की जो समाप्ति है, जब वो खेल क्रिया समाप्त हो जाएगी तो बाद में जो उसके प्रश्न हैं
उस हाँ कि उन्होंने क्या सीखा, क्या खेला, कौन सी गेम खेली, या फिर क्या उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, इसके बारे में हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका मूल्यांकन यही होता है कि इस खेल क्रिया के बारे में बच्चों से जानना। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला है बच्चों को क्रिया की घटनाओं को कम से बच्चों को क्रिया की घटनाओं के क्रम को स्मरण करने के लिए कहें। दूसरा अगला पॉइंट है क्रिया संबंधी कुछ ऐसी क्रियाओं को कार्यान्वित करें जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों ने क्या ग्रहण किया। अगला पॉइंट है घटनाक्रम को छोटे छोटे कागज़ के गत्तों पर बनाइए और बच्चों को उस घटना के सही क्रम में व्यक्तित करने के लिए कहें। तो इस प्रकार हम न केवल बच्चों की जानकारी का पता लगा सकेंगे, बल्कि ये अपने आप में एक नई क्रिया होगी जिससे कि अपने बच्चे को मज़ा आएगा और जिससे उनको जानकारी भी उनकी बढ़ेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, माता पिता का व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। माता पिता का व्यवहार बच्चे के लिए हमें यहाँ पे बताना है, माता पिता का व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। इसका आंसर देख लेते हैं। माता पिता का व्यवहार भी बच्चे के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। इसका विवरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट है माता पिता का स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार। ऐसे माता पिता बच्चे की भावना के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे बच्चे के प्रति प्रीतिपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण और करुणा दिखाते हैं। वह उनकी प्रेरणाओं और उनकी जो उत्पत्ति के प्रति सहायक होते हैं। वह अक्सर बच्चे की प्रशंसा करते हैं, बच्चे की बात सुनकर उनके तर्क को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए साधारण नियम बनाते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि बच्चों को उनका पालन पोषण कैसे होता है। वे बच्चों और नियमों को थोपते नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो यदि वो सही नियम होंगे तो बच्चे नियमों पर चल पाते हैं। यदि बच्चों पर अपने नियम थोपे जाएंगे तो बच्चे उसमें डिस्टर्बनेस महसूस करते हैं। बल्कि नियमों का पालन ना करने के प्रति नियमों के परिणामों के बारे में बताते हैं। माता पिता द्वारा अपनाई गई व्यवहारिक शैली बच्चों में माता पिता के प्रति विश्वास, बच्चों में स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, ये यहाँ पे ये पॉइंट बहुत आसान था स्टूडेंट्स, आपको समझ में आता होगा और कैसे नियम हमें बनाने चाहिए बच्चों के लिए और कैसे नियम नहीं बनाने चाहिए, और जो नियम बनाते हैं बच्चे उन नियमों पर चलते हैं उनके क्या परिणाम होते हैं, और जो गलत नियम हम बनाते हैं बच्चे उन पर नहीं चलते हैं उनके क्या परिणाम हमें जो हैं वो मिलते हैं। तो चलिए अगला हमारे पास जो है अगला पॉइंट है माता पिता का अविश्वसनीय और अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स माता पिता का अमानवीय और सख्त व्यवहार। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स माता पिता का अमानवीय और सख्त व्यवहार जो है, ऐसे माता पिता अभीष्ट सामाजिक व्यवहार के लिए ज़्यादातर शक्ति केंद्रित तरीके का इस्तेमाल करते हैं और वह बहुत कम तर्क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे माता पिता अपने को प्राधिकारी मानते हैं और वह नियम स्थापित करते हैं और यह मानते हैं कि बच्चे बिना किसी विरोध के इसका पालन करेंगे और वे बच्चों के अपने ढंग से सोचने और व्यवहार करने अर्थात अपना परिप्रेक्ष्य रखने के लिए मतलब अपना पक्ष रखने के लिए नहीं कहते। वे आज्ञाकारी व्यवहार को अच्छा मानते हैं और स्वतंत्र व्यवहार जो है
वो प्रश्नों और अन्वेषणों को उत्साहित करता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ माता पिता को खुले आम बच्चों के प्रति दृढ़ और अस्वीकृत प्रश्न प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के परिवारों के बच्चे ज़्यादातर असंतोषपूर्ण, अविश्वसनीय और चोर मिलनसार होते हैं और गैर मिलनसार होते हैं। जाएगा। अगला पॉइंट है माता पिता का अनु की सच्ची है माता पिता का अनुज्ञात्मक व्यवहार। ऐसे माता पिता अनुशासन के प्रति शिथिल होते हैं। वह बच्चों को चाहते हैं वैसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं। जो बच्चे चाहते हैं उन्हें करने की उन्हें पूरी अनुमति होती है। वह बच्चे को जो भी करना चाहते हैं करने देते हैं और इसमें उनकी कुछ जिम्मेदारियां नहीं होती। ऐसे माता पिता के बच्चे सबसे कम विचारशील, कम समझदार होते हैं और वह जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और अपने हम उम्र बच्चों के प्रति भी उनका व्यवहार विकसित और विचारशील नहीं होता। उनके माता पिता उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। और यहाँ पे इस पॉइंट में हमें बताया गया है कि बच्चे को पूरी छूट देना कि जैसे वो चाहते हैं वो वैसे ही करते हैं और जो गलत काम भी है तो उनमें भी उन्हें नहीं रोका जाता है। तो ऐसे बच्चे समाज में भी अधिक विचारशील नहीं होते हैं और जो समझदारी है वो भी उनमें कम होती है और जो अच्छे व्यवहार हैं उन्हें वो वयस्क जो हैं उनके अच्छे व्यवहार को ना देखते हुए उन्हें पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन है माता पिता का व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो माता पिता का बिहेवियर है बच्चों के प्रति तो इसमें उनका जो बच्चों का आने वाला व्यक्तित्व है वो कैसा होता है और किस सांचे में ढलता है, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो माता पिता का व्यवहार भी बच्चे के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। इसका विवरण इस प्रकार है स्टूडेंट्स। चलिए हमें इसका डिटेल देख लेते हैं। माता पिता का स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार। यदि माता पिता का दृढ़ और स्नेहपूर्ण व्यवहार है तो उससे बच्चे कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। ऐसे माता पिता बच्चे की भावना के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे बच्चे के प्रति प्रीतिपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण और करुणा दिखाते हैं और वह उनके प्रयासों और उपलब्धि के प्रति सहायक होते हैं। वह अक्सर बच्चे की प्रशंसा करते हैं। बच्चे की बात सुनकर उनके तरीके और उनका जो वितर्क को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए साधारण नियम बनाते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि बच्चों को उनका पालन पोषण करना है। वे बच्चों पर नियमों को थोपते नहीं बल्कि नियमों का पालन न करने के प्रति परिणामों के बारे में बताते हैं। माता पिता द्वारा अपनाया गया जो हर व्यवहार है वो शैली बच्चों में माता पिता के प्रति विश्वास, बच्चे में स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यदि बच्चे के माता पिता जो हैं वो स्नेहपूर्ण और दृढ़ व्यवहार वाले होंगे तो बच्चे कैसे बनते हैं यहाँ पे हमने देख लिया है। आसान सा पॉइंट है। तो चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर पहले पॉजिटिव माता पिता के बारे में बताया गया था और यहाँ पे नेगेटिव माता पिता के बारे में ये पॉइंट है। माता पिता का अमानवीय और सख्त व्यवहार जो है बच्चों के प्रति यदि माता पिता सख्त रवैया अपनाते हैं तो बच्चे कैसे बन जाते हैं। ऐसे माता पिता अभीष्ट सामाजिक व्यवहार के लिए ज़्यादातर शक्ति केंद्रित तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वह बहुत कम तर्क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे माता पिता अपने को प्राधिकारी मानते हैं। वह नियम स्थापित करते हैं और यह मानते हैं
कि बच्चे बिना किसी विरोध के इसका पालन करें। वे बच्चों के अपने ढंग से सोचने और व्यवहार करने अर्थात अपना परिप्रेक्ष्य रखने के लिए नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हमारे जैसे सोचें, जैसा हम करते हैं वैसा ही बच्चे करें, और जो हम सोचते हैं वैसा ही सोचें। तो यहाँ पे बच्चों को सोचने का समय नहीं दिया जाता है, तो अपने तरीके से, अपने सांचे से बच्चे को ढालने की कोशिश की गई है। वे आज्ञाकारी व्यवहार को अच्छा मानते हैं, स्वतंत्र व्यवहार, प्रश्नों और अन्वेषणों को यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ माता पिता को खुले आम बच्चों के प्रति दृढ़ और अस्वीकृत प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के परिवारों के बच्चे ज़्यादातर असंतोषपूर्ण, अविश्वास और गैर मिलनसार होते हैं। अन्य बच्चों की तुलना में इनकी जो मान्यता है वो निम्न होती है। यह बच्चे अधीन, आज्ञाकारी और अनाक्रामक और डरपोक हो जाते हैं, और माता पिता के प्रति बच्चे आक्रामक व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं, और जाहिर है कि बच्चे ऐसे माँ बाप से घृणा करते हैं। बच्चों से बचपन और वयस्कता में संबंध तनावपूर्ण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज के क्वेश्चंस, और बहुत आसान से क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। ऐसा होता है कि एक बार हमें पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और उनका हल तो हमारे लिए आसान हो जाता है, पर पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कौन से करने हैं हमें। यदि हमारी आंखों के सामने वो क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें उनका जो है याद करना या उनकी तैयारी करनी अच्छी से आसान हो जाती है। तो चलिए आप अपनी तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए अगली वीडियो के लिए और सवाल ढूंढती हूँ, और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी मैं। और तो चलिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।